अगर हम एक पल के लिए कल्पना करें, एक ऐसे इंसान की जो किसी भी महफिल की जान होता है। हाँ, जो हमेशा हंसता रहता है, बिल्कुल। जो हमेशा जोक्स क्रैक करता है, दूसरों को हंसाता है, बिल्कुल। जिसके चेहरे पर कभी कोई शिकन नहीं होती। और जो कभी अपनी परेशानियों का रोना नहीं रोता। सही बात है। उसे देखकर ऐसा लगता है ना कि उसकी जिंदगी एकदम परफेक्ट है। लेकिन फिर वो इंसान पार्टी से घर लौटता है, अपने कमरे का दरवाजा बंद करता है और पलक झपकते ही वो मुस्कान गायब हो जाती है। और उस हंसी की जगह एक घुटन भरा अंधेरा ले लेता है। हाँ, एक ऐसी गहरी छिपी हुई पीड़ा जो वो दुनिया से छिपाने के लिए हर दिन संघर्ष कर रहा है। मतलब आज के इस गहन अध्ययन में हम बिल्कुल इसी भावनात्मक मुखौटे की बात करने वाले हैं। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। ना? हमारा मिशन आज डॉक्टर एडवर्ड बैच की बैच फ्लावर रेमेडी प्रणाली के एक बहुत ही विशेष हिस्से को समझना है, जिसे एग्रीमोनिया यूपिटोरिया या एग्रीमोनी कहा जाता है। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये अध्ययन सिर्फ एक पौधे के बारे में नहीं है। तो फिर किसके बारे में? ये पूरी तरह से मानव मनोविज्ञान और उन मुखौटों के बारे में है जो हम हर सुबह उठकर पहन लेते हैं। डॉक्टर बैच का ये दर्शन इंसान के उस स्वभाव पर प्रहार करता है जिसके तहत वो अपने दर्द को दुनिया से छुपाने के लिए खुद का ही कैदी बन जाता है। और इस एग्रीमोनी अवस्था का जो सबसे मुख्य लक्षण है, जिसे स्रोत सामग्री में कीनोट कहा गया है, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मुस्कुराता चेहरा भीतर पीड़ा। बिल्कुल, मुस्कुराता चेहरा भीतर पीड़ा। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अंदर से पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन शिकायत का एक शब्द नहीं बोलता। वो बस दर्द सहते हुए भी मुस्कुराता रहता है। लेकिन क्यों? आखिर कोई इंसान खुद को इस तरह क्यों मिटा देता है? जब हम इसके मनोविज्ञान में जाते हैं तो एक चीज सामने आती है, अत्यधिक समायोजन, जिसे हम ओवर कंप्लायंस कहते हैं। राइट। मतलब ये लोग दूसरों को निराश न करने के लिए, दूसरों की खुशी के लिए खुद की जरूरतों को पूरी तरह से कुचल देते हैं। बाहर से देखने पर यह बहुत ही निस्वार्थ और बहादुरी भरा काम लग सकता है। हाँ, लोग कहते हैं ना कि यार वो कितना महान है, अपनी परेशानियां किसी पर नहीं डालता। बिल्कुल, लेकिन अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये निस्वार्थ भाव नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक बहुत ही खतरनाक बचाव तंत्र है, एक डिफेंस मैकेनिज्म। बैच वर्गीकरण के अनुसार एग्रीमोनी को 3 अन्य अवस्थाओं के साथ रखा गया है: सेंटोरी, वॉलनट और होली। और इस ग्रुप को क्या कहते हैं? इसे प्रभावों और विचारों के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता समूह कहा जाता है। अच्छा, तो मतलब इनकी स्किन बहुत पतली होती है? हाँ, बहुत ज्यादा। ये लोग झगड़े और वातावरण की नकारात्मकता से इतना ज्यादा कष्ट अनुभव करते हैं कि किसी भी तरह के टकराव से बचना चाहते हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब ये इसलिए अच्छे नहीं बन रहे हैं क्योंकि इन्हें महान बनना है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये टकराव से खौफ खाते हैं। एकदम सही। इसे अगर मैं एक एनालॉजी से समझाऊं, तो ये एक स्मार्टफोन की तरह है। अच्छा, वो कैसे? जैसे स्क्रीन पर सब कुछ बहुत शांत और खूबसूरत दिख रहा है, एकदम परफेक्ट वॉलपेपर लगा है। हाँ। लेकिन बैकग्राउंड में 50 भारी भरकम एप्स एक साथ चल रहे हैं। मतलब चिंता को प्रोसेस करना, दूसरों को खुश कैसे रखा जाए इसका कैलकुलेशन करना, पुराने ट्रॉमा को दबाना। वाओ, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। और स्क्रीन तो बेदाग है, लेकिन फोन का प्रोसेसर बुरी तरह गर्म हो रहा है और बैटरी बहुत तेजी से खत्म हो रही है। बिल्कुल। तो मेरा सवाल यह है कि इस वॉलपेपर को बनाए रखने की ये जो जरूरत है, ये एक पॉइंट पे आकर फट नहीं जाती? यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति लगातार अपनी वास्तविक भावनाओं को दबाता है तो वो भावनाएं कहीं गायब नहीं होती। ऊर्जा तो कहीं जाएगी। बिल्कुल। क्रोध, अपराध बोध या जो आक्रोश है वो अंदर ही अंदर संचित होने लगता है। और एक प्रेशर कुकर की तरह जिसके ऊपर कोई सीटी नहीं है, वो फाटेगा ही। और ये विस्फोट बहुत अजीब तरीकों से होता है। जैसे कि ये दबा हुआ गुस्सा कभी-कभी व्यंग्य यानी सार्केज्म के रूप में बाहर आता है। ओह, तो जो लोग बहुत ज्यादा सार्कास्टिक होते हैं? हाँ, ये एक तरह का छिपा हुआ आक्रामक व्यवहार है। बिना सीधे टकराव की जिम्मेदारी लिए अपनी भड़ास निकालना। ये बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि वो सीधे नहीं लड़ रहे, वो बस मीठे शब्दों में ताना मार रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन बात सिर्फ व्यंग्य तक नहीं रुकते। और क्या होता है? मानसिक अस्थिरता, चंचलता, ऊब, एक अजीब सी बेचैनी,
ऐसा लगता है जैसे वो अपने ही अनसुलझे आघातों से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो दूर भागते कैसे हैं? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है। जब वो आंतरिक शोर असहनीय हो जाता है तो वो राहत पाने के लिए मनोरंजन, दवाओं, उत्तेजक पदार्थों, मतलब व्यसनों का सहारा लेते हैं? हाँ, सिगरेट, शराब या किसी भी तरह के स्टिमुलेंट्स। रुको, तो वो महफिल की जान बनने वाली बात जो शुरुआत में हमने की थी, वो जश्न मनाने के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं। मतलब वो भीड़ और शोर को इसलिए खोज रहे हैं क्योंकि अगर कमरा शांत हो गया। तो उन्हें अपनी वो डरावनी आवाज सुननी पड़ेगी जिसे वो दबा रहे हैं। वाह, तो वो व्यसन का इस्तेमाल किसी आनंद के लिए नहीं कर रहे, बल्कि बल्कि खुद को सुन्न करने के लिए कर रहे हैं। दर्द से भागने के लिए, ताकि वो झूठी मुस्कान बनी रहे। सही कहा, वो एक इमोशनल एनेस्थीसिया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये दमन शारीरिक तौर पर कैसे असर करता है। शरीर पर मानसिक दमन शरीर को कैसे प्रभावित करेगा? पारंपरिक हर्बल चिकित्सा और डॉक्टर बैच के अनुसार इसका सीधा इस्तेमाल यकृत यानी लिवर के विकारों के लिए किया जाता है। रुको रुको, मानसिक क्रोध का संबंध लिवर की बीमारियों से है? हाँ, बिल्कुल। ये थोड़ा मुश्किल है आज़म करना। मतलब ये आधुनिक विज्ञान में कैसे फिट बैठता है? पहली नज़र में ये अजीब लगता है, लेकिन सोचिए, शारीरिक रूप से लिवर का काम क्या है? वो शरीर का फिल्टर है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। बिल्कुल। और पारंपरिक दर्शन में अंगों के सिर्फ शारीरिक काम नहीं होते, भावनात्मक काम भी होते हैं। लिवर को क्रोध के लिए एक भावनात्मक फिल्टर माना जाता है। अच्छा, तो अगर इंसान लगातार गुस्सा निगल रहा है तो वो अपने सिस्टम को भावनात्मक टॉक्सिन से भर रहा है और लिवर पर भारी बोझ पड़ता है। समझ गया, मतलब वो डिटॉक्सिफिकेशन प्लांट ओवरलोड होकर टूट जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, मैं लॉजिक तो समझ गया, लेकिन मेरी शंका अभी भी अपनी जगह है। कैसी शंका? हम यहाँ बहुत ही गंभीर मानसिक और शारीरिक समस्याओं की बात कर रहे हैं, और इसका इलाज क्या है? एग्रीमोनी एक पौधा, हाँ, और उसे बनाने का तरीका स्रोत सामग्री के अनुसार फूल वाले तनों को तोड़कर पानी से भरे एक कटोरे में तैराया जाता है और कई घंटों तक धूप में रखा जाता है। तो ये किसी आधुनिक केमिकल लैबोरेटरी के बजाय एक जादुई प्रक्रिया नहीं लगती? मतलब एक एल्केमी की तरह। हाँ, धूप और पानी से एक गहरी मनोवैज्ञानिक समस्या का इलाज कैसे हो सकता है? अगर हम इसे रसायन विज्ञान की नजर से देखें तो ये बेतुका लगेगा। जहां हम सोचते हैं कि कोई केमिकल होना चाहिए जो असर करे। बिल्कुल, कोई एक्टिव कंपाउंड होना चाहिए ना। लेकिन डॉक्टर बैच की फार्मेसी विधि इस बारे में है ही नहीं। ये ऊर्जा के हस्तांतरण पर केंद्रित है। ऊर्जा का हस्तांतरण मतलब? इसे ऐसे समझिए, सूर्य का प्रभाव एक उत्प्रेरक या कैटलिस्ट का काम करता है। अच्छा, वो पौधे के रसायनों को पानी में नहीं मिलाता, बल्कि पौधे की प्राकृतिक ऊर्जा को, उसकी हीलिंग पावर को उस जल में संचारित कर देता है। तो जैसे एग्रीमोनी पौधे की प्राकृतिक अवस्था एक सच्ची आंतरिक शांति की है। हाँ, तो सूरज की रोशनी से वो पानी उस शांति के ब्लूप्रिंट को रिकॉर्ड कर लेता है। एकदम सटीक। यही वो जल है जो आखिर में औषधि बन जाता है। ये ऐसा है जैसे कोई ट्यूनिंग फोर्क हो। ट्यूनिंग फॉर्क। हाँ, मतलब जो सच्ची शांति की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा हो, और उसे ऐसे इंसान के पास लाया जाए जो दबी हुई चिंता से कांप रहा है, बिल्कुल। और वो इंसान उस ट्यूनिंग फोर्क के साथ तालमेल बिठा ले। ये बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी है। ये इलाज प्रकृति की शक्ति का उपयोग करके उस आंतरिक शांति को वापस लाने के बारे में है। और इसकी डोज भी तो स्रोत में बताया गया है कि ऐतिहासिक डोज बहुत ही कम होती थी। हाँ, स्टॉक बोतल से सिर्फ 2 बूंदें लेकर 1 आउंस की ड्रॉपर बोतल में डाली जाती हैं। सिर्फ 2 बूंदे? हाँ, और अगर इसे कई दिनों तक रखना हो तो इसे सुरक्षित रखने के लिए इसमें थोड़ी ब्रांडी या अल्कोहल मिलाया जाता है। और इसे सीधे मुंह में या पानी जूस में मिलाकर ले सकते हैं। बिल्कुल। ये इतनी छोटी डोज है। हाँ, ये आधुनिक दवाइयों से बिल्कुल अलग है, जहां हम भारी खुराकों की बमबारी करते हैं। क्योंकि यहाँ हम बीमारी से लड़ नहीं रहे हैं, हम आत्मा को एक सूक्ष्म याद दिला रहे हैं। मतलब ये उन्हें हिम्मत देता है कि वो अपना मुखौटा गिरा सकें। हाँ, इस इलाज का मकसद उनकी मुस्कान छीनना नहीं है, बल्कि उस मुस्कान को सच्चा बनाना है। वाओ! तो अगर हम इसे समराइज करें तो श्रोताओं के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक जड़ी बूटी की जानकारी नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम एग्रीमोनी की भूमिका निभाने लगते हैं। संघर्षों से बचने के लिए। हाँ, या दूसरों को परेशान न करने के लिए अपनी असली भावनाओं को एक मुस्कान के पीछे छिपा लेते हैं। और ये दर्शन हमें सिखाता है कि हमारी उस छिपी हुई पीड़ा को पहचानना और स्वीकार करना कितना जरूरी है। बिल्कुल।
लेकिन इस अध्ययन को समाप्त करते हुए स्रोत सामग्री में एक बहुत ही आकर्षक विवरण है। ग्रहों के संबंध वाला। हाँ, एग्रीमोनी का संबंध 2 ग्रहों से बताया गया है, बुध और चंद्रमा। जो कि बहुत ही विरोधाभासी है। है ना? बुध यानी मरकरी संचार का ग्रह है, वो चेहरा जो हम दुनिया को दिखाते हैं, और चंद्रमा हमारी छिपी हुई भावनाओं का, हमारे अवचेतन का प्रतीक है। तो एग्रीमोनी इन दोनों के बीच का युद्ध है, बाहर से बुध की तरह बातचीत करना और अंदर से चंद्रमा की तरह रोना। बिल्कुल। और अगर हम आज के दौर को देखें, मेरा मतलब है अगर आज के समाज पर गौर करें, सोशल मीडिया पर हर कोई एक खुशहाल मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा रहा है। बिल्कुल हर जगह एक परफेक्ट प्रोफाइल है, लेकिन भीतर से मानसिक स्वास्थ्य का जो संकट है, वो इनर पेन लगातार बढ़ रहा है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं बस ये सोच रही हूँ कि क्या हमारा पूरा समाज ही सामूहिक रूप से एक एग्रीमोनी अवस्था में नहीं जी रहा है? ये तो बहुत ही गहरा विचार है ना? मतलब क्या इस पूरी दुनिया को ही ऐसे किसी उपचार की आवश्यकता है जो उस झूठे मुखौटे को हटा सके और हमें हमारी सच्ची शांति वापस दे सके? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। तो इस विचार के साथ हम आज के इस